कार्यक्रम में जो महानुभाव देश के विभिन्न अंचलों से यहाँ आए हैं, मैं उनकी संख्या पे नहीं जाना चाहता। वो अपने आप में एक खुद पार्टी है, एक खुद संस्था है। जैसा कि आप लोगों ने अभी सबका एक दूसरे को परिचय सुना, उससे ये एहसास हो गया होगा कि किस तरह के लोग कहाँ से आए हुए हैं और वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छाएं भी व्यक्त की हैं। साथियों, ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच, ये पिछली वर्ष 21 जुलाई 19 को पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी एन.डी. तिवारी भवन ITO के पास में, जिसमें देश भर से करीब 145 लोगों ने भाग लिया था। रात के 11 बजे तक वो कॉन्फ्रेंस चली थी। तो उसमें डिसाइड हुआ था कि कोई प्रोग्राम हम करते हैं, हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग करते हैं, आप कितना बड़ा प्रोग्राम कर लें, जब तक उसकी पब्लिसिटी नहीं होती तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। आपने देखा रैलियां होती हैं, लाखों लोगों की रैलियां होती हैं, जो हमारे समाज के करते हैं, उनको जो इनका मीडिया है वो नहीं दिखाता, एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखाता। उनके 3 आदमी होते हैं, वो 3 ही दिखाते हैं, डिटेल में दिखाते हैं, उनके व्यूज़ का प्रसारण करते हैं। ऐसी स्थिति में ये निश्चित हुआ कि हमारा एक YouTube चैनल भी होना चाहिए जो हम चला सकते हैं। दूसरी मीटिंग हुई राजा राम मोहन राय हॉल में, सिद्दीकी साहब हमेशा रहते हैं, उसमें भी थे, काफ़ी लोग थे। तो तब तक आपका ये मीडिया तैयार हो चुका था, जिसका नाम है बहुजन पैगाम YouTube चैनल। उसके बाद से धीरे धीरे ये काम करना शुरू कर दिया। आज पूरे देश में बहुजन पैगाम के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पोस्टिंग जाती हैं उनको देख रहे हैं, ट्विटर पे जो जाता है, फेसबुक पे जो जाता है, उसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो इसी की बदौलत है। और ये सब आप लोगों की देन है, आप लोग उसके आधार हैं। ये चलते हुए अभी फ़िलहाल 3-4 महीने हुए होंगे, धीरे रफ्तार कम पड़ गई, कोरोना आ गया, कोई किसी से मिल नहीं सका, यह कार्यक्रम रुक गया, करीब 1 महीने नहीं चला। ये संक्षेप में कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, मुझे बतानी पड़ी। साथियों, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए जो समाज के सपोर्टर हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके आधार पर ये प्रोग्राम बनता है, मैं उस पर आता हूँ। 1 साल के अंदर जो हमने अनुभव किया, जिन लोगों का सोशली, इकोनॉमिकली किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन रहा और आज भी वो लोग साथ में हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संरक्षक मंडल बनाया, संरक्षक मंडल। और ये संरक्षक मंडल जब तक नहीं होगा तब तक उतना इफेक्टिव काम नहीं होता। साथियों, इसके साथ साथ अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर। ये बात सही है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, बहुत समय से काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस देश में जो आज घटित हो रहा है, आप सब जानते हैं, हम उस पर नहीं आना चाहेंगे। उसको फेस करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, एजिटेशन करने के लिए कोई सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमने एक भूमिका बनाई है आप लोगों के सामने। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी, हम क्या करेंगे, उस पर फोकस कर रहा हूँ। ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा। जब तक पूरे देश में आंदोलन नहीं होगा, हमारी ग्रीवांसेस को लेकर के एट्रोसिटीज़ हो रही हैं आदि वो आप सभी जानते हैं, तब तक किसी की भी गवर्नमेंट हो, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नंबर 1 इसमें 7 पॉइंट रखे हुए हैं। पहला तो यही रखा गया, भारत के समस्त बहुजनों को एकजुट करना, उनको एक लाना। जब हम एक होंगे तभी हम फाइट कर पाएंगे किसी तरीके से। उसके लिए एजुकेशन के तरीके से, सोशल तरीके से, जगह जगह मीटिंगें करके, सेमिनार करके, किसी तरीके से। दूसरा है EVM हटाना, बैलेट पेपर से चुनाव कराना तथा देश का लोकतंत्र बचाना।
बहुत ज़रूरी है। ईवीएम नहीं होता तो आज ये नहीं होता। ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। बाद में बीजेपी आ गई तो वो भी पीछे नहीं, उसने उसका भरपूर नाजायज लाभ उठाया। और आज इसीलिए कल हमने एक ट्वीट किया था, आपने शायद देखा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्वीट है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली, बीजेपी ने कहा था चुनाव से, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हजारों लोगों ने कमेंट इस पर किया है। इतना सही है, फैक्ट है भाई। सब चीज़ को आपने, आप 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, 6 साल में आपने 70 साल का सब बेच दिया। किसने आपको राइट दिया ये सब करने के लिए? रेलवे बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सब बेच दिया। पब्लिक प्रॉपर्टी है। हु अथॉराइज टू यू? किसने आपको अथॉराइज किया? और कौन है वो व्यक्ति जो अथॉराइज कर दे और आप पूरे देश को बेच दें किसी तरीके से? अच्छा, अगला है पारिवारिक कोलोजियम हटाना। वकील साहब इस विषय में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उनको जितना अप्रिशिएट करूं उतना ही कम होगा, और दिलेरी के साथ कर रहे हैं। पारिवारिक कोलोजियम हटाना, हर जुडिशरी बचाना, सभी को निष्पक्ष न्याय दिलाना तथा अन्य विभागों की तरह देश की न्यायपालिका को भी जवाबदेही बनाना। बाहर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति UPSC की तरह नेशनल जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाकर संवैधानिक तरीके से करवाना। उदाहरण आपके सामने हमने सारी लिस्ट निकलवा ली है। सुप्रीम कोर्ट में आज जितने जज हैं 97% वही 2 कम्युनिटी के जज हैं। मिश्रा ब्राह्मण, एक आध बनिया होगा, बाकी सब वही है। किसको न्याय मिलेगा? जो लोग हमेशा शोषक रहे हैं वही आपको न्याय दें। ये असंभव है, किसी हालत में नहीं। उदाहरण बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, देख सकते हैं, देखा है। आगे मैं चलता हूँ। RTI कानून को देश के हर जुडिशरी और चुनाव आयोग व सभी विभागों पर लागू कराना। भाई सब विभागों पर RTI लागू है, सुप्रीम हायर जुडिशरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। ये तो इंजस्टिस है, तानाशाही आप कर रहे हैं। देश के नागरिकों को गुमराह करने वाली बात है कि आप कुछ भी नहीं बताना चाहते किसी तरीके से। 5वां है देश के नागरिकों में नागरिकता संबंधी अधिकारों को बचाना, जिसके लिए शाहीन बाग में देख रहे हैं आप 6 महीने है, हमारी माताएं बहनें वहाँ ठंड में जाड़े में कितना परेशान किया गया और क्या क्या उनके बारे में कहा गया। सब ने, पूरे देश ने सुना, देखा, उसको हमने बर्दाश्त किया। ठीक है, देश के नागरिकों को नागरिकता संबंधी अधिकारों को बचाना तथा बहुजन समाज के राजनीतिक प्रतिनिधियों, विधायक व सांसद आदि को EVM व कोलोजियम तथा मौजूदा हालात में देश के बहुजनों के संवैधानिक अधिकार बचाने हेतु आगे लाना। उनको भी हम सम्मिलित करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे रहते ये हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तथा बहुजनों की रक्षा हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में उन्हें भागीदार बनाना। हम उनकी ना आलोचना कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं, उनका सहयोग लेना चाहते हैं कि भाई आप आइए, आप भी इसी समाज के अंग हो, लेकिन आपके होते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है। मोदी का किसी का अकेले कोई हिम्मत नहीं है ये सब कर जाए। वहाँ पर SC ST OBC के जोड़ दो माइनॉरिटी के तो कम से कम 400 के आसपास हो जाते हैं सब मिला करके। क्या वो कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। दीज पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट 6वां, बहुजनों पर देश में बढ़ रहे जातिगत शोषण, मावलिंचन व जघन्य अपराधों से मुक्ति दिलाना। किस तरह से मुक्ति दिलाएंगे हम लोग? ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। कैसे दिलाएंगे वो आगे। लास्ट, नेशनल सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन वापस कराना तथा सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों में जनसंख्या के आधार पर सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिलाना। काशीराम साहब ने यही तो कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा। दीज आर दी 7 ऑब्जेक्टिव्स जिनको लेकर के पूरे देश में ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच काम करेगा। काम किस तरह से करेगा? लीगल काम करने के लिए जो हमारे साथी एडवोकेट साथी है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। कल कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, रोड पर हुआ, डंडाबाजी भी होगी, पुलिस वाले पकड़ेंगे भी, अरेस्ट करके ले जाएंगे। हम उसके लिए अपने वकील भाई जो हैं यहाँ मुख्य रूप से दिल्ली में और बाहर से अभी उनका सपोर्ट आ रहा है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से कुलवंत सिंह एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं वहाँ पर, उन्होंने वहाँ का जुम्मा लिया हुआ है कि हम यहाँ पर देखेंगे। इस तरह से हम वो भी काम कर रहे हैं। तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट छुड़वाना, और जो PIL वगैरह पढ़ती हैं जो हमारे समाज से संबंधित हैं, जहाँ एट्रोसिटीज़ या किसी तरह का कोई अन्याय होता है, उसको लेकर के वो भी हम सब काम करेंगे। और उसके लिए
हम सब कोऑर्डिनेट करके जो लॉयर्स हैं वो करेंगे, चाहे हाई कोर्ट में करना पड़े या दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट में करना पड़े। उपरोक्त उद्देश्यों को पाने हेतु ऑल इंडिया भोजन एकता मंच देश में चल रही भोजन समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं का सम्मान करता है तथा सबको साथ लेकर उपरोक्त उद्देश्यों को पाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा करता है। आशा की जाती है कि देश के भोजन समाज तन मन धन से इस आंदोलन को सफल बनाएगा तथा देश के भोजनों को हर क्षेत्र में समता, समानता, सामाजिक न्याय दिलाने में सफल होगा तथा भारत के संविधान को यथावत लागू कराने में हर संभव प्रयास करेगा। अतः भारत के आप सभी भोजन साथियों व मुख्य रूप से युवाओं से निवेदन है कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हर तरह से सहयोग करते हुए राष्ट्र व संविधान हित में तथा मौजूदा सरकार द्वारा देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए आगे आएँ तथा देश में समता, समानता, अमन, चैन, आपसी भाईचारा व देश की अखंडता बनाए रखने हेतु देश भर में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलनों को सफल बनाएं। धन्यवाद। तो ये हमने, आप ये केवल हमारी तरफ से नहीं, आप जानते हैं वेस्ट बंगाल से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, झारखंड से लेकर के, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो भी लोगों के व्यूज आए हैं उनको संकलित करके ये ऑब्जेक्टिव अभी तैयार किए हुए हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। जितने ऑर्गेनाइजेशन अन्य हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा। हम तो चाहते हैं आप काम करो, हम आपके साथ हैं। हम ये, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम ही सबसे आगे रहें, हम आपके साथ हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जब तक नहीं होगा, हम गोपनीय मीटिंग करते रहें, बड़े बड़े सम्मेलन करते रहें, कुछ भी करते, कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि वो जानते हैं कि ये ऐसा ही करते रहते हैं, ये फील्ड में तो कभी आते नहीं, कभी कुछ नहीं करते। इसकी वजह से उससे वो अनइफेक्टिव रहता है। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम को किस तरह से किया जाएगा, मैं उस चीज़ पे आता हूँ। देखिए, जो बहुजन पैगाम ये यूट्यूब चैनल है, ये संस्था नहीं है। संस्था ये है ऑल इंडिया भोजन एकता मंच। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, करते हैं, उसके रिजल्ट भी बताऊंगा आपको कि जो काम हमने किए हैं उनका इफेक्टिव रिजल्ट भी आया है, फेवर में आया हुआ है। हम काम क्या करेंगे, हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। क्या काम के लिए? नंबर 1, हमने जो अब तक सीखा है, आपने भी देखा है और सीखा आप लोगों ने भी है। काशीराम साहब ने जब मूवमेंट चलाया था DS4 का, बाम शेप बनाया, तो आप जानते हैं वॉर राइटिंग, रोड के किनारे किनारे राइटिंग का काम शुरू किया था, जिसकी वजह से वो सस्ता भी पड़ता था और उससे कोई उखाड़ भी नहीं सकता, ना उसे साफ कर सकता, पानी भर से तब भी नहीं मिटेगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे, वॉर राइटिंग, स्लोगन्स, फ़ोन नंबर्स इन दी NCR, दिल्ली एंड थ्रू आउट द कंट्री। ये वॉर राइटिंग का लिखने पढ़ने का काम दीवारों पर जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ उनको छोड़ते हुए, जिस तरह से हमारे बुद्ध विहार हैं, कम से कम 1000-1500 की संख्या में होंगे दिल्ली में, हम वहाँ जाएंगे। हमारी मस्जिदें हैं, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, हमारे जो OBC समाज के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं, वहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा वो स्थान जो आपत्तिजनक नहीं है, वहाँ पर हम इस चीज़ को लिखेंगे, जिससे कॉमन आदमी की नज़र पड़ेगी, वो देखेगा, समझेगा कि भाई ये कुछ काम होने जा रहा है। तो वॉर राइटिंग का काम, बैनर्स होर्डिंग ऑन द इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जहाँ इम्पोर्टेंट प्लेसेस समझे जाएंगे टाइम टू टाइम, वहाँ बैनर होर्डिंग्स, वो महंगे पड़ते हैं तो उनको वहाँ पर लगाया जाएगा। डेली डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, रिप्रेजेंटेशन एंड मेमोरेंडम टू द कंसर्न अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द भोजन्स। मेमोरेंडम देना, कहीं कोई एट्रोसिटी हो गई, बलात्कार हो गया, कहीं कुछ, वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करना। इसके माध्यम से लेटर एड लिख कर भेजना। और अब तो सिस्टम भेजने का है नहीं, अब तो सिस्टम वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो गया है। कोई अधिकारी उस कार्यक्रम को छिपा ना सके, इसलिए वो हमने एक कंप्लेंट भेजी DM आगरा के लिए, SSP आगरा के लिए। उसी कंप्लेंट को हमने बहुजन पैगाम के माध्यम से पूरे देश में पब्लिश कर दिया। तो वो अधिकारी, कोई भी अथॉरिटी है, उस कंप्लेंट को छिपा नहीं सकता, किसी कंडीशन में उसे एक्शन करना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ। 14 अप्रैल को इटावा में MD साहब का फ़ोन आया रात के 7 बजे कि वहाँ अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने प्रोग्राम किया था, पुलिस वालों ने जाकर के माला उतरवा के फेंकवा दी। मैंने SSP आगरा उसके लिए, इटावा के लिए लिखा, फ़ोन भी किया, उस पर दूसरे दिन एक्शन हुआ। तो एक्शन करना जरूरी है। हमारे लोग जो इतने हैं पूरे देश में, बहुजन समाज के
उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है किसी कंडीशन। डिफरेंट नेचर ऑफ PIL एंड अदर petitions to be filed in the court having the jurisdiction related for common causes matters of बहुजन in India। तो जो कॉमन कॉजेज के मैटर हैं जहाँ पर ज़रूरत है PIL फाइल करने की, वो हम सब, और इसमें हमारे प्राचा साहब हैं, वो आज से नहीं कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, पूरी मेहनत से वो काम करते हैं। आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो बोलते हैं वो भी सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें कम से कम 5, 7, 10 जितने भी एडवोकेट और भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं खुद एडवोकेट होने के नाते मैं I am one of them, तो मैं भी उसमें करूँगा। तो इस तरह से समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया जाएगा। ठीक है, आगे मीटिंग, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा टाइम टू टाइम ऑन डिफरेंट प्लेसेस फॉर द सेम। इनकी ये चलती रहेंगी जहाँ पर भी, चाहे 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 500 आदमी हो, कितने भी हो, ये हम पूरे देश में करेंगे, जिससे समाज में जागृति भी आएगी और उनका वो भी होगा। लास्ट इस पर थोड़ा सबको, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, लार्ज मास गैदरिंग ऑन रोड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्मफुल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, contrary orders passed by the higher judiciary against the Bahujans, etc., and to fight for the safety of the Constitution of India and the constitutional rights of the citizens, and preparation for a large rally in Delhi in the month of November or December। उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए हम सब लोगों को। ये हमारा प्रपोजल है, सब लोगों की ओपिनियन लेकर के, कि कम से कम अभी 3 महीने का टाइम है, दिसंबर के 1st या 2nd वीक में एक रैली होनी चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, जिससे कम से कम किसी की भी गवर्नमेंट हो उसकी नोटिस में जाए, पूरे देश में जाएगा, तो ये होना चाहिए। एक लड़का है नीरज पटेल, ओबीसी का है, बहुत अच्छा बोलता है और वो पत्रकार भी है। वो डेली कहता है, देखिए हम अब भी सो रहे हैं, इतना करीब 85% हम हैं पूरे देश में, लेकिन सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं भाई? क्या फॉल्ट है प्रशांत कनौजिया का? वो एक काम कर रहा था, ही हैज बीन अरेस्टेड, अभी 1 हफ्ते का अरेस्ट कर लिया गया। यानी आप आवाज़ उठाओगे, यू शैल बी अरेस्टेड। ठीक है, क्या हनी बाबू प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसकी वाइफ भी प्रोफेसर है, ओबीसी की आवाज़ उठाता रहा, कोई ओबीसी का बंदा उसके प्रोटेक्शन में नहीं आया अभी तक रोड पर। तो हम सब सो रहे हैं। आनंद तेल तुंबड़े जो प्रकाश अंबेडकर का सन इन लॉ हैं, ही हैज बीन अरेस्टेड, एक लर्निंग आदमी, समाज की बात करने वाला। ठीक है, उसी तरह से कितनी एट्रोसिटी डेली हो रही हैं। अभी प्राचा साहब बताएंगे, एक FIR इनके खिलाफ भी हो गई है, क्योंकि जो फील्ड में निकलेगा, हम निकलें, चौधरी साहब निकलें, कोई भी निकले, तो उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा, ये डरते रहेंगे तो दूसरा डराने वाला और डराता रहेगा। हो जाए, ये होता रहा है, हमने तो हमेशा ऐसे बर्दाश्त किया है, बियर किया है, आदत बन गई है। लेकिन ये ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय जब बाबा साहब अकेले इस देश में मूवमेंट चला रहे थे, अकेले, कोई भी नहीं था, उस समय उनके प्रोटेक्शन में कोई संविधान भी नहीं था। आज हमारे प्रोटेक्शन में भारत का संविधान है, जो बाबा साहब देखे गए हैं। कम से कम उसके माध्यम से उसको ढाल बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि संविधान को किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या, बहुत चालाक लोग हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम संविधान को चेंज कर रहे हैं या दूसरा संविधान बना रहे हैं या कुछ, उसके विपरीत काम करते रहेंगे। अभी देखा आपने प्रशांत भूषण साहब का, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस बना दिया, नोटिस दे दिया, जवाब दिया। ठीक है, आज से 1 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले CS कर्नल साहब, ही वाज द जज, नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, जज थे। उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की, एलिगेशन लगाए। क्या उन एलिगेशंस को सत्यापित किया गया? उन पर कोई कंसिडरेशन हुआ? नहीं, एक्स पार्टी कर दिया गया उनको, और उनको 6 महीने के लिए जेल में भेज दिया। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया है हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस देश के अंदर आज की परिस्थितियों में, तो वो व्यक्ति है CS कर्नल।
वो सुप्रीम कोर्ट के सामने झुका नहीं। माफ़ी की बात वहाँ भी चली थी कि माफ़ी मांग लो, ये क्या बात की, हमने जो एलिगेशन लगाए हैं वो सही हैं, आप उनको कंसीडर कीजिए, माफ़ी नहीं मांगी। यही पोजीशन आज है प्रशांत भूषण के सामने। सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर मिश्रा कहते हैं माफ़ी मांग लो, कुछ अपोलॉज तो फिर नरम हो जाएंगे। भाई व्हाट फॉर, हमने क्या गलत कह दिया? यही तो कहा है। वो तो CGI का चालान होना चाहिए था, बगैर हेलमेट के आप जाएंगे पुलिस वाले पकड़ लेंगे, चालान हो जाएगा आपका। वो मास्क भी नहीं लगाया था। अभी मैं देखता हूँ डेली मेरी बार फेज 3 में वो पुलिस वाले शाम को आ जाते हैं वैसे मिलिट्री टाइप के, यदि मास्क नहीं है गाड़ी रोकेंगे, चालान आपका कर देंगे। ठीक है भाई, उसका चालान क्यों नहीं हुआ? उसने जो रूल बनाया गवर्नमेंट का ही रूल है, उसको ब्रोक किया। ठीक है, हेलमेट भी नहीं था, वो भी नहीं था, गाड़ी किसकी थी नोबडी नोज। ठीक है, वो गाड़ी बंद क्यों नहीं की गई? तो ये इस तरह का CGI होने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा कानून को ओवर रूल करते हुए जस्ट लाइक ए डिक्टेटर वो अपना काम करेगा है और दूसरों को डराने का काम। ये काम क्या हुआ? जो प्रशांत भूषण का पर एक्शन हो रहा है, ये सारे के सारे बार को ही नहीं पूरे देश को टेरराइज करने का काम किया गया है कि तुम हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते किसी कंडीशन में। हम कुछ भी करते रहें, कोई नहीं बोल सकता, हम कुछ भी करते रहें, ये कब तक बर्दाश्त करोगे? अभी आपने देखा 2 साल पहले 2 जजों का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि वो कोई लड़की थी, काम कर रही थी वहाँ पर, तो असली हरकतें की वो किया, उसके बाद उनको वो दबा दिया गया। वही मामला इसके पीछे भी आया था रंजन गोगोई के, वो भी दबा दिया गया। तो व्हाट इज दिस? सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो कम से कम उसकी 60 साल की तो होती है, लगभग 55-60 से कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं किसी तरह का, कहीं से कोई वॉइस नहीं उठ रही है। ये सब वॉइस आपकी रेज होगी, ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच इस वॉइस को रेज करेगा, जो भी उनको करना है कर लें। वी आर फाइटिंग फॉर द राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कानून के दायरे में काम करेंगे, हम कानून से हटके नहीं करेंगे। ये देश हमारा है, बहुजनों का देश है। हम रत्ती भर कोई नुकसान, सरकारी नुकसान या किसी तरह का नहीं करेंगे, क्योंकि देश हमारा नुकसान होगा और नहीं होने देंगे किसी तरीके से। ये तो कभी भी कुछ कर देते हैं। हु इज गिल्टी? एक बात और, जस्टिस लोया मर्डर हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी तरह का एक्शन, नो एक्शन एट ऑल, मर गया कोई बात नहीं, किसने मारा, कोई एक्शन नहीं किसी तरह का। आज की हालत ये है कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ कहो, विरुद्ध नहीं, आप सही बात कहो न्याय की, आप देशद्रोही हैं। यू शैल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए ट्रेटर इन द कंट्री, ट्रेटर इन द कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट के देखिए ये राइट है, राइट टू स्पीक, सबको राइट है बराबर का बोलने का, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, बाबा साहब ने दिया है, संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर के बारे में आप अपने मत व्यक्त कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सेक्शन 11, बट इज द डेफिनेशन ऑफ जज, जज तभी ट्रीट किया जाएगा जब वो जज की कुर्सी बैठा हुआ है, अदरवाइज नॉट। तो उस समय जब CAI बाइक चला रहा था उस समय, तो तब तो जज नहीं था, हेलमेट नहीं था, वो नहीं था, चालान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो जज की डेफिनेशन पे आ जाइए। हाँ, यह जज अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, उसमें कुछ एक्शन कर रहा, काम कर रहा है, उस समय यदि कोई उसके खिलाफ बोलता है, मानहानि करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें आप कंटेम्प्ट कोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर तो लागू नहीं होता। इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट क्या शो करना चाहता है हम सबके सामने कि नहीं, तुमको कोई राइट नहीं, तुम नहीं बोल सकते खिलाफ, यदि बोलोगे तो जेल जाओगे। तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे बड़ी एक पंचायत है, वो हमारे देश के लोगों को, सिटीजन्स को टेरराइज करके रखना चाहती है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कंडीशन में, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर्स को इकट्ठा करने के लिए। कल आप बंडे करेंगे प्राचा साहब, 3-4-5 लोग आए बिहार से, वहाँ के 3-4 जिलों के वकीलों से बात कराई, उन्होंने कहा सर हम साथ हैं किसी तरीके से, तो वो काम करने लगे वहाँ पर। तो इस तरह से ये काम ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच का केवल मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ मीटिंग कर ली, दैट्स ऑल, चाय पकौड़े खाए चल दिए, नो, वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एट्रोसिटी, अगेंस्ट इनजस्टिस इन द कंट्री। वो इनजस्टिस आपके खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो, किसी खिलाफ हो, हम उसका विरोध करते हैं, करेंगे, और उसका तब तक करेंगे जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती।
अब आइए आप ईवीएम। वोट डालना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमको पता होना चाहिए कि हमने वोट छलेरिया साहब को दिया है तो हमारा वोट छलेरिया साहब को जाना चाहिए। लेकिन वो गोलमोल होता है, पता नहीं लगता, वो चला जाता है सिद्दीकी साहब को। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने वोट तो किसी को दिया, चला गया कहीं। तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस राइट के लिए हमको फाइट करना ज़रूरी है। हम इसके लिए इसी सप्ताह में, जो आने वाला सप्ताह है, एक मेमोरेंडम तैयार कर लिया है। आपको मैं दिखाऊंगा प्रोफेसर साहब, आपको भी दिखाऊंगा डॉक्टर साहब। सब लोग बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं कोई ऑर्डिनरी आदमी है, सारे के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। आर पुलिस साहब आए, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत काम किया है, इनकी डॉटर भी है वहाँ पर। एक मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा। कहीं भी मेमोरेंडम देने जाते हैं तो कम से कम 5 लोग होंगे, एक आदमी नहीं होगा, 5 आदमी होंगे। मेमोरेंडम दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा 15 डेज का, 1 मंथ का, इससे ज़्यादा नहीं। आप इसका रिप्लाई में क्या देंगे क्या नहीं, उसके बाद वहाँ धरना प्रदर्शन है, जो कुछ भी करना है वो जैसी ओपिनियन बनेगी वो किया जाएगा। भाई वोट देना मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप उसमें हमको साइंस पढ़ाओ या गणित पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ मशीन लेकर के, वो हमें उससे मतलब नहीं है कुछ भी। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ईवीएम फेल है, कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता। अमेरिका में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता, इंडिया में होता है। क्यों भाई? तो वो उसी के आधार पर आपके वोट की, आपकी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनकी कोई वैल्यू ये गवर्नमेंट नहीं समझती, क्योंकि ईवीएम उनके पास है। आप वोट दो मत दो, उनकी सरकार बन जाएगी। मोदी ने क्या कहा था पार्लियामेंट के चुनाव होने से पहले, अब की बार 300 पार, इट वाज द इंडिकेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि 300 पार करना किसी तरीके से। बी साइलेंट, आप कुछ नहीं कहोगे। एक कमिश्नर था, उसे भेज दिया गया बाहर, वहाँ से वो चीफ बनने वाला था, क्योंकि वो उसने मोदी के और इसके इलेक्शन को क्लीन चिट नहीं दी। तो ये वहाँ पर हो रहा, उनकी मजबूरी ये है। दूसरा, हमारे देश की आबादी है इस समय 135 करोड़ समथिंग, चाइना की आबादी है 139 करोड़ समथिंग, केवल 3 करोड़ का डिफरेंस है। चाइना की जो संसद है उसमें 2900 समथिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसी तरह अमेरिका की है। मैंने एक पोस्टिंग डाली थी, उसमें पूरे वर्ल्ड का 13 कंट्रीज़ का वो दिया हुआ था। हमारे देश की जो आबादी है उसको रिप्रेजेंट कितने करते हैं? 795 लोग, 250 राज्यसभा के मेंबर और 545 लोकसभा के मेंबर। जबकि चाइना की आबादी है उसको इसके मोर देन 4 टाइम, 4 गुने से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम नहीं जान पाते मेरा एमपी कौन है, वो आता भी है नहीं आता है। हमारा प्रतिनिधित्व तो कोई होता ही नहीं है, हम उसे जानते ही नहीं है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उसे हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं आया, मीटिंग करके चला गया। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है, ये मुद्दा है जो आप लोगों को नोटिस में मैं ला रहा हूँ। पूरे डाटा निकाल करके नेट से, गूगल से मैंने वो कन्फर्म है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। संविधान के अनुसार जिस तरह यूपीपीएससी में सिलेक्शन होता है, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हायर जुडिशियल में जजों के अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। क्या मेरिट हैं? पहली मेरिट है ब्राह्मण बनिया होना चाहिए। उसमें भी दूसरी मेरिट है कि ब्राह्मण बनिया नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसका बाप, पिता, नाना, ताऊ, चाचा, भाई, भतीजा कुछ भी किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज हो, उस परिवार का होना चाहिए। किसको न्याय मिलेगा? हमको न्याय मिलेगा, आपको नहीं, किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। हम कितने विद्वान हो जाएं फिर भी फाइलें लटका के घूमते फिरेंगे, हम हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई मेरिट नहीं है किसी तरह की। और वहाँ नॉमिनेट किया जाता है, किसको नॉमिनेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कुछ भी कहते रहिए। गवर्नमेंट वहाँ तमाशा करती है जा करके। अभी आपने देखा 4 महीने वो बहस चली थी इसी पर, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, गवर्नमेंट बैक हो गई। लेकिन वो हमारा राइट है, गवर्नमेंट बैक हो गई हो जाए, हम उसको कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू अस, दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू अस, हमारी ये प्रॉब्लम है। भाई देश सबका है, भाई सेकुलर कंट्री है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट है। हम उसको कहाँ मान रहे हैं? कहाँ ये संविधान को मान रहे हैं? अपने मनमाना कर रहे हैं। इसलिए साथियों बातें तो बहुत हैं, लेकिन हम उसमें डिटेल में न जा करके हमारा इतना ही कहना है, इन सब को फेस करने के लिए हम सब जितने भी लोग हैं
चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो भी हैं, जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको एकजुट होकर के यदि कोई संस्था है, अपने संस्था को लेकर के, हम ये नहीं कहते सारे के सारे एक में, जितने भी संस्थाएं हैं सब मिल करके एजुटेशन करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। जितने लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम अवेयरनेस ला रहे हैं। इन चीज़ों को लाने के लिए इसके लिए एक प्रपोजल आया गुजरात से कि ये इसकी एक मेंबरशिप फिक्स कर दी जाए। इसकी मेंबरशिप फिक्स हुई कितना, 100 रुपीज़ पर ईयर एक व्यक्ति की, जो ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच का एक रिक्शा पुलर भी होगा वो भी उसका मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक वोट की वैल्यू है पूरी इंडिया में उसमें। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम चलाने के लिए आपने देखा दलित दस्तक आता है, उसमें ऊपर लिखा होता है कि आप कॉपरेशन देना चाहते हैं तो इस फंड में भेजें, उसी से चलता है। अकॉर्डिंग टू सोनिया गांधी इनको कितना मिलता है, जो मोदी मीडिया है 1500 करोड़ रुपए पर ईयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा ऐड का कितना पैसा आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो हम लोग काम कर रहे हैं, दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, बहुजन पैगाम आदि आदि, इनको कौन करता है, वो सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। सारे सब लोग से बात होती रहती है। उनका पिछली मीटिंग में यही हुआ था कि भाई जो लोग कैपेबल हैं कम से कम 500 रुपये पर मंथ उसमें डोनेट करेंगे, जिससे ये प्रोग्राम कभी बंद नहीं होगा। तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है जो बिल्कुल पारदर्शी है, किसी तरह का उसमें वो नहीं है। जहाँ पर हम ये जो बार राइटिंग का, धरना प्रदर्शन का काम कराएंगे, रैली का, उसके लिए मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए जो लोग सक्षम हैं वो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक व्यवस्था बनाई जा रही है। परमानेंट इसको चलाने के लिए ये होना जरूरी है। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है, हमारा मुस्लिम समाज है, इसको ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये भाई भारत के नागरिक नहीं है, ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमेशा अत्याचार किए। क्या किया? जब इतिहास आप पढ़ के देखो, जो आज भारत का मुसलमान है वो हमारा भाई है, वो कहीं अत्याचार नहीं करता, किसी तरह का अत्याचार तो ये करते हैं। तो अपनी बात को छिपाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम कह करके आपस में बढ़ाना चाहते हैं। शैलेंद्र यादव का भी एक पोस्टिंग आई कि गौतम साहब इसको ज़रा ध्यान रखिएगा मीटिंग में कि इनकी प्लानिंग क्या हो रही है आरएसएस वालों की। जाटव को यादव से लड़ा दो, यादव को लोधी से लड़ा दो, लोधी को वाल्मीकि से लड़ा दो, मुसलमान को फलाने से लड़ा दो और उसको उससे लड़ा दो। ये आपस में करवाएंगे। कल का आपने देखा होगा चौधरी साहब, एक कैंडिडेट बैठा हुआ क्या है उसे बता दिया वाल्मीकि है, तिलक लगा दिया और वो चंद्रशेखर रावण को गालियां दे रहा है और धमकी दे रहा है कि तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो अयोध्या में आके दिखाना। तो एक दूसरा वाल्मीकि लड़का है, उसने कहा कि भाई आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, चंद्रशेखर रावण तो जाता है जहाँ एट्रोसिटी होती हैं, बट आर यू, तुम कौन हो। तो इस तरह का ये माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए इसके लिए और हर जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं किसी ने कह दिया और हम उसी की बात पे चल दिए। तो ये सब चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए और यही चीज़ें समाज में फैलानी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।